आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है, हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, हमें भी है कुछ कहना से पहले मुझे एक दो बातें गैर रस्मी तौर पर करनी है। वो सबसे पहले तो मुझे पंजाब के जो वज़ीर तालीम हैं, यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मीत हयार साहब, उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया। इतनी गर्मी हो रही है पंजाब में, सब जगह हो रही है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है। अब तो पंजाब की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब से ही हैं, हम पंजाब की ही बात करेंगे। अभी तो नेशनल लेवल पर हमारे जाने की अभी हिम्मत नहीं है, पंजाब की बात कर रहे हैं। तो मीत हयार साहब ने अभी शाम को एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने बच्चों को रिलीफ दिया है, स्कूलों का टाइम कम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो उन्होंने प्रीपोन की हैं, मतलब एडवांस कर दी हैं। और जितनी देर 15 दिन उन्होंने एडवांस किए हैं, वो 15 दिन उन्होंने बच्चों की तालीम का, एजुकेशन का पूरा ख्याल रखा है। ये उन्होंने सारे स्कूलों को हिदायत जारी की है कि 15 मई से 31 मई तक छुट्टियों में आपने ऑनलाइन क्लासेस सब बच्चों की लेनी है, ताकि दोनों बातें हो जाएंगी। बच्चों की एजुकेशन, तालीम भी सफ़र नहीं करेगी सर दोस्तों, और साथ में गर्मी से बच्चों को निजात में मिलेगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है मीत हयार साहब, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो आपको हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हैं तो हम बहुत छोटे से आदमी सर, लेकिन आपको एक चाय के लिए हम एक इनविटेशन देते हैं। कभी चंडीगढ़, और आप ये शायद बरनाला के पास ही हैं आप, तो आप इधर से कभी निकलें तो आ जाइए चाय पीने, अगर दिल करे तो। आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, है ना। हमारे पास सिर्फ अच्छी बातें ही बताने को हैं, और कुछ नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल, आपको बहुत मुबारक। एक बात और हम इस सरकार की करना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे पड़ोस में बिल्कुल साथ वाले घर में एक नौजवान लड़का है, उसका नाम राहुल भारद्वाज है। मैं नाम भी ले रहा हूं। वो पंजाब पुलिस में डीएसपी हैं, वहाँ लगे हुए हैं आजकल मोहल्ली नारकोटिक सेल में। अभी पंजाबियों के सब पंजाबियों ने वो लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था जनवरी में। तो हम कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठे हुए, हमने घर के पास ही वो लोहड़ी का जैसे करते हैं वो ट्रेडिशनल, वो हम भी कर रहे थे। तो उनके मदर, वालिदा और उनकी शरीक हयात, मतलब उनकी बीवी यहाँ रहते हैं। तो 9 बजे के करीब उन्होंने हमारी बेटी, जो उनकी उनकी वाइफ हैं, उनकी शरीक हयात हैं, उन्होंने कहा भी चलिए राहुल से सबकी बात कराते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, उन्होंने वो आजकल मोबाइल पे वो क्या वीडियो चैट करते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या कुछ वीडियो कॉलिंग करी। तो 9 बजे रात को राहुल भारद्वाज वर्दी डाले हुए अपने ऑफिस में बैठे थे। 9 बजे रात को। छोटी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात है। एक और आपको किस्सा सुनाता हूँ, किस्सा नहीं सच बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास, जो मेरी उम्र अब 68 ईयर्स की है, और मेरे पास बहुत ही ऐसी सच्ची बातें हैं, एनेक्डोट हैं, जिनको मैं अगर लिखने लगूँ तो पुलिस के ऊपर 3-4 किताबें लिख दूँ, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर 4-5 किताबें लिख दूँ, पावरकॉम जहाँ मैंने 32 साल की नौकरी की है, वहाँ सब चेयरमैन से लेकर नेचर पीएन तक 4-5 किताबें लिख सकता हूँ। लेकिन लिखता नहीं हूँ, लिखूँगा भी नहीं, क्योंकि सच लिखना बहुत बड़ा गुनाह है इस देश में। सच कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो सच, इसलिए सच यहीं छुपा रखा है। वो सच मैं कभी कभी निकालता हूँ जो लोग बर्दाश्त कर लें। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट करते हो आप, ये बहरहाल उन लोगों को कहने दीजिए, उन लोगों का काम है कहना। मैं उसकी बात बता रहा था। एक और लड़का है हमारा, वो भतीजा बना हुआ है, खून से नहीं है, इस रिश्ते से है, विकास सब्रवाल। आजकल मान साहब, जो आपने वो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की है, उसके वो इंचार्ज हैं। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब वो ऑपरेशन में थे, तो वो डीएसपी खन्ना थे, समराला थे। तो मैं उनसे कई सालों से एक्टिवली उनसे मेरा रास्ता रहा है। उन्होंने कभी, जब वो ऑपरेशन में थे, 2-3 जगह जहाँ मैंने बताया थे, कभी दिवाली और होली पर वो कभी घर नहीं आए। जब हम लोग दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, ये लोग सारे शहर में अपनी जिप्सी में या कार में, ऑफिशियल गाड़ी में चक्कर लगाते थे, ताकि हम लोग
अमन से अपना दिवाली और होली मनाए, और ये लोग वहाँ धक्के खाते थे हम लोगों की खुशी के लिए। तो ये है हमारी पुलिस फोर्स। तो मैं जिक्र इसलिए किया मान साहब अकेला आपका जिक्र नहीं करूँगा, यहाँ आपका है भावरा साहब भी, उनको भी मैं एक दो बार मिला हूँ आलम साहब के थ्रू। भावरा साहब आलम साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, मुरीद थे, छोटे भाई थे। गौरव यादव तो उनके मैं कह सकता हूँ बच्चों की तरह थे। 10-15 बार मिल चुका हूँ गौरव को भी। तो मैं सॉरी गौरव, मैं गौरव ही कह रहा हूँ, गौरव यादव नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आलम साहब की तरह ही आपके लिए हूँ। गौरव यादव हो गए, भावरा साहब हो गए, आप सीएम साहब आप हो गए। आपने एक काम इतना अच्छा किया इस पुलिस फोर्स के लिए कि जिसके लिए आपको सल्यूट बनता है, वो सल्यूट भी मैं आपको करूंगा। लेकिन काम ये आपने जो 2% रिजर्वेशन पुलिस के बच्चों को पुलिस की नौकरियों में दी है, ये बहुत सही काम किया है। ये उनका हक था जो 26 साल से नहीं दिया जा रहा था, जो आपने उनको दिया। बहुत बड़ी बात। मैं तहे दिल से मान साहब आप सबका सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं आज के मौजू पर। आज का मौजू बहुत ही क्या कहें, 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है सर, 20 लाख लोगों से। वो मैं बताता हूँ। आज हम मुखातिब हैं पंजाब के वज़ीर खजाना, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। वो भी बहुत अच्छा लड़के हैं, बहुत कम उम्र के हैं, और बहुत सलाहियत है, बहुत काबिलियत है उनमें भी। तो कभी उनको मिले तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में, वो भी डाउन टू अर्थ हैं। तो जो वज़ीर ख़जाना पंजाब के हैं, उनसे आज हमारी गुफ्तगू है। तो सर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में तकरीबन सर 5 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ और पेंशनर हैं। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज और सोर्सेज नहीं है कि ना हमें कोई कॉपरेट करता है, क्योंकि हमने बताया हम बहुत छोटे से लोग हैं। यूं ही बस एक जज्बा है कुछ देश के लिए करने का, इसलिए कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई वजूद नहीं, कोई हमारी हैसियत नहीं, कोई हमारी औकात नहीं। इसलिए मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 5 लाख हैं या नहीं है। 10-20 हज़ार कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इस फिगर में मत पड़िए। तकरीबन 5 लाख रेगुलर एम्प्लॉई हैं, रेगुलर और पेंशनर हैं, उनकी बात करूंगा। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आपको एम्प्लॉयज़ की। देखिए सर, 2004 के बाद जितने एम्प्लॉई गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे तो बहुत कम रिक्रूटमेंट हुई है, पिछले 15 साल में बहुत कम रिक्रूटमेंट हुई है। उसकी वजह आप सब जानते हैं, मैं उस वजह में नहीं जाऊँगा भी, क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, वो मैं नहीं जाऊँगा, आप सब जानते हैं। बहरहाल जितनी हुई है सर पंजाब में, किसी पेंशनर को 2004 के बाद पेंशन नहीं दी जा रही, किसी पेंशनर को। जितने हमारे एमएलए साहब हैं या एमपी साहब हैं, अगर वो 5 साल एमएलए और एमपी रह जाते हैं तो उनको सारी उम्र पेंशन दी जाती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी ज़िंदगी के 28 साल एक क्वालिफाइंग एज है शायद पेंशन की, ये भी शायद पक्का नहीं है, शायद 28, अब मेरे ख्याल 28 ही है। तो 28 साल अगर वो सर्विस कर लेता है, जो 2004 से पहले था, तो उसको जब तक वो ज़िंदा रहता है उसको पेंशन मिलती है। अगर उसका इंतकाल यानी डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी या शरीक हयात को दी जाती है, वो बच्चों को नहीं दी जाती बाद में, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिपेंडेंट है तब बच्चे को मिलेगी, अगर बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया तो उसको नहीं दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर था सर। एमपी एमएलए अगर 5 साल रहता है उसको दी जा सकती है, तो जो आदमी आपकी 28-30 साल नौकरी कर रहा है उसको क्यों नहीं दी जा सकती सर? अच्छा, अभी देखिए चीमा साहब, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत साहब वहाँ के वज़ीर आला हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, वहाँ भी इलेक्शन नहीं है सर, वहाँ भी इलेक्शन नहीं होने वाले, 2 साल शायद पड़े हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने सबकी पेंशन बहाल कर दी है। मतलब 2004 के बाद जो एम्प्लॉई हैं उनकी पेंशन बहाल कर दी है। सो सर, आप लोगों का तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप वाले बहुत सीधे सादे और अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी अच्छे नहीं थे, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं उनसे, जो पहले जो हुक्मरान थे उनसे आप ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए आपको 90-92 सीटें भी मिली हैं, जो मैं जो कह रहा हूँ उस बात का प्रूफ भी है सर। तो आप कम से कम उन लोग, आपने एक गारंटी भी दी है शायद, वादा भी किया है इलेक्शनों में, तो आप इन गरीब लोगों को जो 2004 के बाद आए हैं उनको पेंशन दीजिए। इस पे सर आपके खजाने पर बोझ नहीं बनने वाले पड़ रहे, क्योंकि 2004 के बाद जो एम्प्लॉई आया है उसने 28 साल क्वालिफाइंग नौकरी करनी है, तो 2032 तक है, तो 2032 तक आपको पेंशन का बोझ नहीं पड़ेगा।
लेकिन उसको 32 के बाद पेंशन मिलेगी। तो वो सर एक हमारा जो देश है सर, एक वेलफेयर स्टेट है सर। और वेलफेयर स्टेट की आप डेफिनेशन आप सब जानते हैं सर, जितने आप हुक्मरान हैं, जितने लीडर हैं। वेलफेयर स्टेट क्या होती है सर? जहाँ लोगों को, उनके सिटीज़न को सोशल सिक्योरिटी मिले, वहाँ उनके बच्चों को तालीम मिले, उनके एजुकेशन मिले, उनको सेहत मिले। ये चीज़ें तो बेसिक है ना सर। तो सोशल सिक्योरिटी से क्यों महरूम रखा जाए? तो मेरी सर हाथ जोड़ से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को, जो 2004 के बाद, पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में आए हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के कि वो कौन थे, क्या हैं, क्या कलर है, क्या जात है, सबको आप पेंशन दीजिए। एक अब आते हैं 5 लाख जो रेगुलर और पेंशनर हैं पंजाब में। सर उनको जो पे स्केल मिले, जो पिछली सरकार दे के गई, सबकी पे भी रिवाइज़ हो गई है, पेंशन भी रिवाइज़ हो गई है, और सब एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं। 2016 वाले जो 7वां पे कमीशन है, वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की है पंजाब सरकार ने अभी फरवरी में इलेक्शन से उससे 2 महीने पहले। सर 16 से लेकर अब 22 हो गई है, 22 हो गई है सर। 2 साल वो, 6 साल के एरियर उन लोगों के पड़े हैं सर। वो एरियर की कोई बात ही नहीं हो रही सर। ठीक है सर, सूबे में पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर कुछ किस्तों में, जैसे पेंशनर हैं सर, पेंशनर को तो 1 या 2 इन 1 और 2 को दिया जा सकता है, क्योंकि पेंशनर की जो तादाद है वो रेगुलर से कम होगी। इन टोटल हम देखें, पावर कॉम में पेंशनर ज़्यादा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के अगर मिक्स कर लें, सारे स्टेट के करें, तो पेंशनर की जो है तादाद कम होगी रेगुलर से। उनको तो बेचारों को, जो पेंशनर हैं, उनको तो दो किस्तों में दिया जा सकता है सर। अच्छा, जो रेगुलर है उनको 4 किस्तें कर दीजिए सर। ये उनका हक है सर, ये उन्होंने कमाया है। कोई सरकार को, किसी भी सरकार को हक नहीं बनता कि किसी कर्मचारी का, किसी एम्प्लॉई का हक दबा के रखे सर, चाहे कुछ भी कारण हो सर। अच्छा, कोई कहता है 2 लाख करोड़ कर्जा है, 2.5 लाख है, 3 लाख है सर। अगर 10-20 हज़ार और लेना पड़ेगा तो सर इसमें कितनी बड़ी बात है? वो हक उनको दीजिए सर। एक और छोटे से मुद्दे पर मैं आपकी वो चाहूँगा तवज्जो मीन्स आपकी गौर चाहूँगा, आपकी अटेंशन चाहूँगा। वो ये है कि जब हमें पेंशनर को और रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जो एक डीए दिया जाता है, डीए इसलिए दिया जाता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के प्रोपोर्शनेटली उनको रिलीफ दी जाए, थोड़ा सा उनका पे या पेंशन इंक्रीज़ की जाए रिलेटिवली, थोड़ा सा, मतलब बुरा तो नहीं। देखिए, एक मेरे इधर साथ में थोड़ा आगे जाके एक स्टूडेंट साहब रहते हैं सर, वो कहाँ मंडी बोर्ड में है शायद लगे हुए। अच्छा, उनकी बीवी है, उनके 2 बच्चे हैं सर, एक महिंद्रा कॉलेज पढ़ता है, एक मोदी कॉलेज पढ़ता है, एक लड़की है, एक लड़का है। और उनके वो शर्मा जी के जो वालिदन है वो उनके साथ रहते हैं। वालिदन होते हैं माँ बाप। अब देखिए सर, हो क्या रहा है, उनके जो माँ बाप हैं उनकी दवाई का खर्चा, शर्मा जी मेरे को एक सैर करते मिले, उन्होंने बताया कि दवाई का खर्चा जो आज से 6 महीने पहले था, 6 महीने में हर महीने का 200-250 रुपये बढ़ गया उनका। एक बात। दूसरी बात सर, गैस हर घर में यूज़ होती है, 250 रुपया कम से कम एक सिलेंडर हर एक के घर लगता है, 1.5 सिलेंडर लगता है या 2 लगते हैं, एक मान लीजिए, 250 रुपये का वो फ़र्क पड़ गया। अब आ जाइए कुकिंग ऑयल। सर हर आदमी जो खाना घर में बनाएगा थोड़ा मोटा तो वो घी या तेल इस्तेमाल करेगा ना सर, 100 रुपया उसका फ़र्क पड़ गया सर। अब छोटी मोटी सब्जी भी ले लीजिए, हर एक आदमी दिल करता है यार दालें बहुत खा ली, चलो कभी गोभी कभी मटर भी खा ले, इतना तो हर एक का हक है ना, दिल भी करता है। वो अगर आप बाज़ार में लेने जा रहे हैं, मैं नींबू की बात नहीं कर रहा सर, नींबू तो लग्जरी हो गई है हमारे देश में, अब मैं नींबू की बात नहीं करूँगा। नींबू मिले ना, नींबू के बिना गुजारा हो सकता है सर, आटे और प्याज और नमक के बिना गुजारा नहीं हो सकता सर, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो मेरे जैसा गरीब आदमी हो, वो हर एक को चाहिए। अब सब्ज़ी में वो जो पहले सब्ज़ी वो अगर 500 की लेता था, वही सब्ज़ी सेम क्वांटिटी, वो अब 200 रुपये का फ़र्क पड़ गया। 500-700-800 का फ़र्क ये हो गया सर, आए महीने उसका खर्चा बढ़ गया। अब उसके 2 बच्चे हैं, दोनों मोपेड, वो क्या कहते हैं, स्कूटी पे जाते हैं कॉलेज, क्योंकि बस सर्विस तो है नहीं हमारे यहाँ, लोकल बस सर्विस है नहीं सर पटियाला। तो एक बच्चे का
वो तकरीबन 20 बार महीने में कॉलेज जाता है। ऐसी उनकी बेटी जाती है, मतलब कुछ छुट्टियां आ गई, मैं उनको इंक्लूड नहीं कर, 20 दिन, तो उनका 500 रुपये का तेल का खर्चा एक का बढ़ गया, 501 का बढ़ गया, 1000 रुपये तेल का खर्चा हो। अब ये तो है नहीं सर कि वो पैदल जाएंगे, नहीं ना पॉसिबल। तो 1000 रुपये वो हो गया, 700-800 दूसरा हो गया, 1700-1800 रुपया उस एक गरीब आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का खर्चा बढ़ गया। तो वो कहाँ से पूरा करेगा? कर्ज लेगा सर, या रिश्वत लेगा? अच्छा, जो रिश्वत वाली पोस्टों पे हैं वो रिश्वत ले भी लेंगे, चलो आपकी एंटी करप्शन है, वो चलो थोड़ा मोटा कोई हाथ उथ मारेगा ले लेगा, लेनी नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता लेनी चाहिए, किसी को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर उस पर बोझ पड़ेगा तो वो लेगा। चलिए मान लीजिए। अच्छा, कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जहाँ जिन पोस्टों पर कोई रेवड़ी नहीं बढ़ती, सिर्फ तनख्वाह मिलती है, तो वो कैसे करेगा? 1700-1800 रुपये जब उसका एक महीने का खर्चा बढ़ गया है इन हालात में, महंगाई की वजह से, तो वो कैसे पूरा करेगा सर? तो सर डीए उन एम्प्लॉयज़ का, पेंशनर का रोकना बहुत गलत बात है सर। दूसरी बात सर, ये डीए उन लोगों ने कमाया है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई सरकार दान नहीं कर रही अगर उनको देती है। ये किसी सरकार को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम डीए देते हैं, एरियर देते हैं, पे रिवाइज करते हैं तो कोई चैरिटी करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। ये उन्होंने कमाया है अपना खून पसीना दे के सरकारों को। तो मेरी ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन वो शायद बड़े बड़े चैनल ये छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं वो छोटी बातों में ही फंसे रहते हैं। तो मैं गरीब सा आदमी, मामूली सा आदमी, छोटे लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और साथ ही मैं आज अपने चैनल के जितने देखने, बहुत कम देखने वाले हैं सर, ये भी मैं तस्लीम करता हूं, कबूल करता हूं कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, क्योंकि सच ना कोई सुनता है सर, ना कोई देखता है। सच बोलना बहुत बड़ा गुनाह है सर, सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में। रिश्वत लेना गुनाह नहीं है, कत्ल करना गुनाह नहीं है, सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है आज की दुनिया में। मैं जितने भी, खैर 200-400 जितने लोग देखते हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के कहूँगा कि ये 20 लाख लोगों के फ्यूचर, मुस्तकबिल, जिसको भविष्य कहते हैं, कि इसके साथ जुड़ी हुई है बात, उनके लिए उन सब को ये पैगाम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारी सरकार, जो बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, 40-45 दिन में इतने नेक काम किए हैं जिनकी हम कोई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनकी शान के लिए, उनकी बात, उनकी प्रेज़ करने के लिए। उन तक बात पहुँचे, यकीनन उन तक अगर हम बात पहुँचाएँगे तब उन पे असर भी होगा, मेरा ये अपना मानना है। क्योंकि मान साहब, चीमा साहब और ये मीत यार और जितने भी हैं, ये ईटीओ साहब जो पावर महकमा देख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम जैसे लोग हैं, गरीब घरों से आए हैं, इनके दिलों में आम जनता का प्यार है, दर्द है, और ये मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और इस पर गौर करेंगे। यही आज मुझे आपको एक मैसेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हमें बोलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। जो आता है वो बोल देते हैं सर, लेकिन एक ही मकसद है हमारा ये चैनल के थ्रू आपके पास आने का, कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते सर। हमारा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ना हमने कोई पब्लिसिटी लेनी है, ना हमारा कोई इरादा है। मेरा इरादा, मेरे चैनल का इरादा, मेरे दोस्त सैमी जी का, टिम्मी जी का, सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि 3 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो सुख से रहें, खुशी से रहें, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको तालीम मिले, सेहत मिले, और उनको हर सुविधा जो एक आम आदमी को मिलती है वो मिलनी चाहिए। सिर्फ यही हमारी आरज़ू है, यही हमारी तमन्ना है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए। खुदा हाफिज़।